हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो फैशन इलस्ट्रेशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम लोग फैशन फिगर्स के पोजेस देखेंगे और दो इलस्ट्रेशन की रेंडरिंग देखेंगे। और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में है आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैशन इलस्ट्रेशन का ये सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये है इसका क्विक रिवीजन। हम लोग बनाएंगे 10 हेड क्रोकी, जिसमें और भी कुछ डिटेल्स होती हैं जो मैं अभी आपको मेंशन करूंगी। जैसे फर्स्ट लाइन हम लोगों का हो गया हेयर लाइन, उसका जो सेकंड लाइन है ये फेस है, नेक लाइन, बस्ट लाइन या एपेक्स लाइन, वेस्ट लाइन, थाइज, नीज, काफ, एंकल एंड फ्लोर। मैंने यहाँ पे इसका क्रोकी की रेंडरिंग पहले से करके रखी है, तो पेंसिल से वो अच्छे से शो नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे मैं डार्क से मैं आपको शो कर रही हूँ पेन की मदद से। तो जो क्रोकी का जो फीट होता है ये इस तरीके का इसलिए होता है कि हमारी जो क्रोकीज़ होती हैं वो हील्स में हम लोग ड्रॉ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्रोकी के डिफरेंट पोजेस बनाने के समय। तो कुछ होती हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि शोल्डर, वेस्ट और क्रॉच पे जाती है, हिप लाइन पे जाती है, जो कि हेल्प करती है हम लोगों का जो क्रोकी का जो एक प्रॉपर प्रपोर्शन मेंटेन करने के लिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पे। और होती है वर्टिकल लाइंस जिसमें कि सेंटर लाइन होती है, बैलेंस लाइन जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बैलेंस लाइन और सेंटर लाइन एक ही चीज़ है। और प्रिंसेस लाइन, तो जो प्रिंसेस लाइन होती है वो हम लोगों को हेल्प करती है कि जो हम लोगों का बॉडी का जो पॉस्चर है वो प्रॉपर तरीके से हो। अगर पॉस्चर साइड है, 3/4 है, बैक है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। और इवन गारमेंट्स की जब रेंडरिंग की जाती है तो उसमें जो ट्राउज़र्स हैं तो उसकी क्रीज़ कहाँ पे आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, इन सीम कहाँ पे आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ये लाइंस को यूज़ करने से वो एक प्रॉपर तरीके से बनाई जा सकती है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट फेस बनाएंगे, फेस के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये 3/4 फेस है, साइड फेस है, और फ्रंट फेस मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। और हेयर लाइन के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है कि हेयर लाइन हमेशा जो है फेस के ऊपर कैसे रहेगा, आप लोग को ध्यान देना है। तो मेरा जो डिज़ाइन प्रोसेस है वो मैं हमेशा पहले क्रोकी कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद ट्रेसिंग के ऊपर मैं गारमेंट की रेंडरिंग करती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जैसे अगर आप जब कलरिंग करते हैं तो पेंसिल का जो इम्प्रेशन पेज पे आ जाता है। जैसे अगर मैं ड्रेस यहाँ पे बना रही हूँ तो मुझे यहाँ पे क्रॉच या थाइस की लाइंस का ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है ट्रेसिंग पे गारमेंट की रेंडरिंग करने से मैं इसको ही ट्रेस कर लूँगी अपने नए पेज पे। तो उससे क्या होगा कि जब मैं कलरिंग कर रही होंगी पेंसिल कलर का यूज़ करने से या किसी भी तरीके से, तो उसका कोई भी इम्प्रेशन नहीं आएगा पेज पे। एक जैसे बहुत ही फेमस डिज़ाइनर की ड्रेस है जो कि बेला हडीड ने पहनी थी, तो उस मैं सेम गारमेंट बना रही हूँ। और इस तरीके से पॉस्चर बनाने से क्या हुआ कि हम लोगों की जो गारमेंट की जो सारी डिटेल्स थी, जैसे बैक की डिटेल्स थी, साइड की डिटेल्स थी, वो सारी हम लोग को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम लोग शो कर पा रहे हैं, है ना। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था इलस्ट्रेशन बनाना, जब मैं सीख रही थी, तो कुछ छोटी मिस्टेक्स यही होती थी कि क्रोकी बनाने के बाद पूरी क्रोकी बनाने के बाद हम लोग उसकी गारमेंट की रेंडरिंग कर देते हैं। मगर ये ट्रेसिंग पेपर पे रेंडरिंग करने से
काफ़ी सारा हम लोगों को ईजी हो जाता है, और जो लाइंस होती हैं, जैसे मैंने कहा कि इम्प्रेशंस आ जाते हैं, वो नहीं आते हैं। तो ये किस डिज़ाइनर की ड्रेस थी मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगी। तो ये एक एलिगेंट सी ड्रेस है, और ये सेकंड ड्रेस हाई स्ट्रीट फैशन की मैंने कैजुअल ड्रेस बनाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग जैसे कोई हम लोग का जो डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग लूज़ है, टाइट है ना, तो उस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे स्पेसिंग लेके ही ड्रॉ करना होता है। और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के लिए मैगज़ीन सबसे बेस्ट होती है कि किस तरीके का हेयर स्टाइल किस गारमेंट के साथ जाना चाहिए, किस तरीके का लुक जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बहुत सारी जो है रेफरेंसेस से मिल जाती हैं। और बेस्ट रेफरेंस मैगज़ीन्स हैं, फैशन मैगज़ीन। तो ये मेरी इलस्ट्रेशन है। वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। ये फैशन मैगज़ीन से मैं रेफरेंस लेते हुए दिखा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट पोस्चर्स को हम लोगों को स्टडी करना है कि किस तरीके से मॉडल का हाथ है, किस तरीके से पोज किया जा रहा है ना, किस तरीके से बेस्ट पोस्चर कौन सा होगा जो हम लोगों की गारमेंट की जो डिज़ाइन है उसको इन्हांस कर सके और उसको शोकेस कर सके। तो वो उसको आपको इमेजिन नहीं करना है, आपको रेफरेंस लेना है फैशन मैगज़ीन्स का, है ना। तो हैंड पोस्चर्स कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। यहाँ कुछ और रेफरेंसेस हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। ये रैंप वॉक के रेफरेंसेस हैं। तो जैसे कि हम लोग का लेग का पोस्चर कैसा होना चाहिए और हैंड का पोस्चर कैसा होना चाहिए। अगर हमारे गारमेंट में पॉकेट्स हैं, उसको हम लोगों को इन्हांस करना है कि शो करना है कि हमारे गारमेंट में पॉकेट है। तो जैसे कि इस गारमेंट में, इस इलस्ट्रेशन में जो मॉडल है उसने अपने दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले हैं। तो बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल पोस्चर आपको का रेफरेंस लेते हुए आपको बनाना है कि आपका गारमेंट जिसमें कि इन्हांस हो और जो आपकी डिज़ाइन है वो इन्हांस हो। और जैसे इस ड्रेस में कितना वॉल्यूम है ना, तो वो सारी चीज़ें आप जो है रेफरेंसेस को देखते हुए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से होगा। तो यूजुअली मैं क्या करती हूँ, जो 5 से 6 क्रोकी के जो पोस्चर्स होते हैं उनको लेते हुए मैं सारे ही अपने इलस्ट्रेशंस बना लेती हूँ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को स्टडी करके दिखा रही हूँ मैं आपको कि इस तरीके से आप लोग एक जो है गाइडलाइन बना के इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। जैसे ये सिटिंग पोस्चर है, तो लाइंस फाइन आर्ट्स के भी आर्टिस्ट बनाते हैं, और इसको बनाने से हम लोगों का बहुत सारा जो प्रपोर्शन का जो हम लोग मिस्टेक करते हैं ना, कि बनाना शुरू किया और चेहरा ही इतना बड़ा हो गया और बॉडी नीचे चली गई, तो वो सारी जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होती हैं। बेसिक हमारा जो प्रपोर्शन है वो ठीक हो जाता है। प्रपोर्शन ठीक होने से आधी आपकी जो जंग है वो पूरी हो जाती है। तो मैं हमेशा रेफरेंस लेती हूँ मैगज़ीन्स का, और बहुत ही अच्छा उससे मुझे रेफरेंस मिल जाता है, और किस तरीके का गारमेंट को कैसे शो कर रहा है डिज़ाइनर, बहुत सारा चीज़ इसमें देखने को मिलता है। ट्रेसिंग इलस्ट्रेशन, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ट्रेसिंग करने से बहुत सारा हम लोगों का जो एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा इम्प्रेशन होता है वो नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पे पहले ट्रेसिंग पे इलस्ट्रेशन कर ली थी, उसके बाद अब मैं कलरिंग का प्रोसेस दिखा रही हूँ आपको, कलर रेंडरिंग कर रही हूँ। तो ये माइली साइरस का फेमस सॉन्ग से लिया हुआ ड्रेस मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी, और ये इस टाइम पे अभी बहुत फेमस भी है ये सॉन्ग। तो और ये बेसिक रिएक्शन मेरा इस ड्रेस को लेके था कि ये कहीं ना कहीं डिज़ाइनर ने एक इंडियन साड़ी से इसका इंस्पिरेशन लिया होगा ज़रूर, क्योंकि इसमें एक आंचल भी है और एक साड़ी का जो
पल्लू होता है उसका भी एक सिलवटे जैसे बोल सकते हो है, उस तरीके से है, और प्लेट्स है। तो इंडो वेस्टर्न टाइप का ये गाउन है और माइली के ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो स्किन के लिए यहाँ पे मैं पेस्टल डोम्स के कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। और जब हम लोगों ने सीखा था तो हम लोग वाटर कलर करने के बाद जो उसकी शेडिंग होती थी वो स्टेडलर से करते थे। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, कोई कलर मीडियम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप कैसे कलर करना पसंद कर रहे हो या वाटर कलर कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि वे जितने भी मीडियम्स हैं, अगर स्केच पेन आपको कहीं लगता है कि स्केच पेन से आपका जो आपकी डिज़ाइन है इन्हांस होगी या वाटर कलर से होगी या इवन ग्लिटर लगाने से होगी, तो देयर इज़ नो बाउंड्री। तो यू कैन क्रिएट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगी एक क्विक स्केच है, और भी ज़्यादा डिटेल्स जितना आप चाहें उतना डिटेल्स में वर्क कर सकते हैं। तो ये जो ड्रेस है वो गोल्डन कलर की थी, तो मेरी कोशिश थी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गोल्डन नज़र आए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑकर येलो का यूज़ किया है और ब्राउन यूज़ किया है शेडिंग करने के लिए। फेस के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे स्टेडलर्स का भी यूज़ करूँगी फेस के लिए, और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम्स यूज़ किए हैं, जैसे कि मैंने स्केच पेन यूज़ किया, ब्रश पेन यूज़ किया, पेस्टल ब्रश पेन यूज़ किया है। तो बिगिनर्स को मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेग्स और हैंड्स बनाने में डिफ़िकल्टी आती है, तो ये प्रोपोर्शन से, जैसे प्रोपोर्शंस मैंने आगे शो किए, तो उसको यूज़ करते हुए आप थोड़ी आपको आसानी होती है। तो मुझे याद है कि जब मैं बचपन में हमेशा फ़ैशन इलस्ट्रेशन मुझे बनाना बहुत पसंद था, तो मैं बनाती थी। तो मुझे लेग्स बनाने के लिए प्रॉब्लम होती थी कि लेग्स कैसे बनाएं या फीट कैसे बनाएं, तो मैं हमेशा उसको ड्रेस के अंदर या साड़ी के अंदर या जो भी आउटफिट होता था उसके अंदर मैं छुपा देती थी, तो मेरी इलस्ट्रेशन ही बन जाती थी। और तो वो मेरा डिज़ाइन प्रोसेस था। यहाँ पे मैं मेटेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ जो कि ब्रश पेन के साथ ही मुझे मिला था। तो अगर आप भी ऐसा ही करते थे मेरे जैसे कि फीट नहीं बना के पूरा लॉन्ग ड्रेस बना देना, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेगा आप कैसे बचपन में कैसे ड्राइंग करते थे, कैसे आपकी क्या मेमोरी है। क्योंकि मेरे लिए तो बेस्ट था कि मैं इलस्ट्रेशंस बनाना मुझे बहुत पसंद था, चाहे वो ज्वेलरी की इलस्ट्रेशन हो या इवन डिटेल्स। तो मुझे डिटेल्स के साथ इलस्ट्रेशंस बनाना बहुत पसंद था। और स्कूल्स में मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कुछ नया डिफरेंट अभी तो सिखाने भी लगे, मेरे टाइम पे तो नहीं सिखाते थे। उस टाइम पे तो सिर्फ ये 2 या 3 ही थीम्स के ऊपर हम लोगों को बनाया जाता था कि एक विलेज सीन बनाना है, एक माउंटेन सीन बनाना है या नर्सरी राइम बनाना है। तो ये जो 4-5 जो थीम्स है वो बचपन से लेके 11-12 तक वही चलती आती है ना। तो अगर आप एंथुजियास्टिक हैं, सीखना चाहते हैं, तो अपनी बाउंड्रीज़ आप अपने से खुद बनाएं। स्कूल्स को प्लीज़ बाउंड्री या रिस्ट्रिक्ट नहीं होने दें। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस इलस्ट्रेशन से। और भी डिटेल्स ऐड हो सकती थी, मगर मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू दिखाना चाहती थी कि कैसे इलस्ट्रेशन बनाया जा सकता है। सेकेंड इलस्ट्रेशन लहंगे की इलस्ट्रेशन है जिसको मैंने क्विक स्केच किया, और यहाँ से इसमें मैं पेंसिल से आउटलाइन करके बना रही हूँ। पहले वाले में मैंने नहीं किया था पेंसिल से, मतलब पेन से आउटलाइन, है ना। हम लोग कलर रेंडरिंग देखेंगे कि लहंगे की। तो लहंगे का जो इलस्ट्रेशन होता है उसमें बहुत, मतलब कि बहुत सारा डिटेल्स लग सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक जैसे डिज़ाइंस है, आपके पास फैब्रिक है, फैब्रिक की सारी डिटेल्स आपको दिखानी है, या आप एक विज़न है, आपका जो आइडिया है उसको आपको बनाना है, फिर आप उसका जाके उसका फैब्रिक जाके सर्च करते हो। वो अलग डिज़ाइन प्रोसेस है कि आप पहले डिज़ाइन बनाते हो फिर उसका फैब्रिक सर्च करते हो,
तो वो वैसा है। तो जैसे कि जो डिज़ाइंस हैं उसको एक्सप्लेन कैसे करना है ना, कि आपकी क्या थिंकिंग प्रोसेस है। जैसे बच्चे लोग जब बनाते हैं तो वो बना लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा उनको सोचते नहीं हैं कि अच्छा ये किस फैब्रिक का होगा, दुपट्टा किस फैब्रिक का होगा, या नीचे क्या किस तरीके का बॉर्डर होगा। तो एज अ डिज़ाइनर या एज अ डिज़ाइन एंथुजियास्ट आपको ये सारी चीज़ों के बारे में आइडिया रखना होता है कि आपका जो गारमेंट आपने इलस्ट्रेशन बनाई है तो उसमें आपने क्या सोच के बनाया है, कि ये शेडिंग है या दो अलग अलग फैब्रिक लगे हैं, नीचे जो ऑरेंज फैब्रिक है, ऊपर पिंक फैब्रिक है, ये दोनों अलग अलग फैब्रिक है, कोई अटैचमेंट है या एक ही फैब्रिक में शेडिंग की गई है। बॉर्डर है, बॉर्डर में पैचेस लगेंगे कि लेसेस लगेंगी या एम्ब्रॉयडरी होगी, ऑन फैब्रिक होगी या ऊपर से पैच लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स माइंड में रखनी होती है जब आप एक डिज़ाइन को एक्सप्लेन करना होता है उसमें। और इवन एक पूरा एक प्रॉपर डिज़ाइन का जो होता है मूड बोर्ड के साथ, तो मूड बोर्ड में एक कलेक्शन का मूड बोर्ड बनाया जाता है, जो कि मैं आगे आपको जो आपका सरप्राइज़ है पोर्टफोलियो में शो कर रही हूँ आपको आगे वीडियो के आगे। तो वीडियो एंड तक देखें, और तो उसको मैं अपने पोर्टफोलियो को भी एक्सप्लेन करूँगी कैसे एक डिज़ाइन प्रोसेस होता है, डिज़ाइन कैसे कंप्लीट बनाई जाती है। हाँ, तो जो ये मैंने डिज़ाइन बनाई, मैं अपना प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लहंगा मैंने इमेजिन किया ये घाट चोला फैब्रिक का बना होगा, जो कि एक सिल्क के ऊपर बांधने का काम होता है, उस तरीके का फैब्रिक होगा। और ये वॉल्यूम है तो यहाँ इसमें जो है हम लोग कलीज़ के ऊपर काम करेंगे, और शेडिंग वाला फैब्रिक है ये। जैसे उसमें कैसे होगा, कली को पहले स्टिच कर लिया जाएगा, वाइट होगा फैब्रिक, स्टिच कर लिया जाएगा, कलियाँ जोड़ ली जाएंगी, उसके बाद इसको डाई किया जाएगा। और ये जो लहंगा है, लहंगे के अंदर 3 लेयर होगी, कैन की लेयर होगी, पेटीकोट की लेयर होगी, है ना, वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। और उसके ऊपर फिर दूसरे फैब्रिक्स का यूज़ करते हुए पैचेस लगाए जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी के पैचेस लगाए जाएंगे। और एम्ब्रॉयडरी कैसी होगी, एम्ब्रॉयडरी के लिए मैंने सोचा कि जैसे सीक्वेंस और कुंदन का ही काम होगा, सीक्वेंस और कुंदन का मिक्स करके काम होगा, और गोटा पट्टी का भी काम हो सकता है, क्योंकि ये पूरा प्रॉपर राजस्थानी एक लुक देने के लिए, क्योंकि ऊपर मैंने घाट चोला यूज़ किया है। और दुपट्टा शिफॉन का होगा, और जो आंचल में जो दुपट्टा आ रहा है एक माथा पट्टी पे आ रहा है, माथा पट्टी वाला शिफॉन का होगा। जो आंचल में आ रहा है वो भी शिफॉन का होगा, मगर उसमें पिंक और ऑरेंज से शेडिंग होगी, और बूटी का काम होगा। और दोनों ही बॉर्डर्स में, दोनों ही दुपट्टों में बॉर्डर्स होंगे। तो जो माथा पट्टी का बॉर्डर होगा वो चौड़ा होगा, और जो आंचल में जो बॉर्डर, जो दुपट्टा आ रहा है उसका जो बॉर्डर होगा वो पतला होगा। पतला इसलिए होगा क्योंकि हम लोग की ये ब्राइड का लहंगा है, और ब्राइड ऑलरेडी नेक पे एक हैवी ज्वेलरी पहनती है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि जिससे आप पूरा एक जिस पर्पस के लिए आप एक कोई गारमेंट बना रहे हैं या किस तरीके की एक्सेसरीज़ पहनी जाएगी, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप उसका जो फैब्रिक है, कलर है, तो वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं। तो ये डबल दुपट्टे का लहंगे का लुक है। और कैसा लग रहा है, अगर आपके कुछ आइडियाज़ हैं या आपको कैसा अच्छा लगता है, किस तरीके का लहंगा अच्छा लगता है, फ़िश कट लहंगा अच्छा लगता है कि घेर वाला लहंगा अच्छा लगता है, तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपकी रेफरेंस और हेल्प के लिए मैंने इलस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक्स और आर्ट सप्लाइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड करी है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोस में मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जो कुछ आता है मैं आप लोगों को अच्छे से सिखा सकूं, और मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर सकती हूं आपसे कि जिनको ये वीडियोस पसंद आए और
तो आप उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनको आर्ट में इंटरेस्ट हो या इलस्ट्रेशंस में इंटरेस्ट हो, आप उनके साथ शेयर करें, मुझे बहुत हेल्प होगी उससे। तो मैंने सोशल मीडिया में देखा कि इलस्ट्रेशंस के लिए लोग 1 वीक के कोर्स के लिए 3000 4000 चार्ज कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो किसी जानने वाले के साथ शेयर करें जिसको फैशन इलस्ट्रेशंस या इलस्ट्रेशन और आर्ट में इंटरेस्ट है। तो वीडियो का सरप्राइज़ पॉइंट, बोनस पॉइंट जो मैंने आपको एंड में प्रॉमिस किया था, ये है मेरा स्नीक पीक टू माय डिज़ाइन पोर्टफोलियो। तो जो फर्स्ट पेज आपने देखा वो था मूड बोर्ड, और ये जो पूरा कलेक्शन था मैंने डिज़ाइन किया था एंड्रू हैबर्न के लिटिल ब्लैक ड्रेस की थीम को लेते हुए। तो इसमें मैंने बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई किए और ब्लैक और कलर्स के डार्कर शेड्स को लेते हुए ये पूरा कलेक्शन मैंने डिज़ाइन किया, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के पैटर्न्स और फैब्रिक्स का यूज़ करते हुए ये कलेक्शन था। और बैक और फ्रंट मैंने दोनों ही डिज़ाइंस शो किए। और सेकंड कलेक्शन था अप्सरा के थीम को, ये मूड बोर्ड है। मूड बोर्ड में जो रेफरेंस की या इंस्पिरेशन की जो फ़ोटोग्राफ्स होती हैं और कलर्स थीम जो कलेक्शन में यूज़ हो रहा होता है वो होता है मूड बोर्ड। तो अप्सरा की थीम को जस्टिफाई करते हुए ये मैंने पूरा कलेक्शन डिज़ाइन किया। और ये मैंने डिज़ाइन किया था 2010 में। उस टाइम पे बहुत सारा एक ट्रेंड था मल्टी कलर यूज़ करने का और डुअल टोन, ट्रिपल टोन, जैसे कि उस टाइम पे सब्यसाचीज़ के भी जो डिज़ाइंस होते थे उसमें 3 से 4 बॉर्डर और कलर थीम्स को लेके एक कलेक्शन होता था। और जैसे कि आपने देखा कि ये मेरे कुछ इसी वीडियो से रिलेटेड ट्रेसिंग्स हैं, और इसमें मेरे दूसरे कलेक्शंस के भी पुराने ट्रेसिंग पेपर्स रखे हुए हैं जो मैंने बनाया था। और हम लोगों को कॉलेज में जो है 12 हेड क्रोकी सिखाई गई थी, और पोर्टफोलियो भी A3 साइज़ का बनाने के लिए बताया गया था। तो ये उस टाइम के कुछ स्केचेस हैं, जैसे कि मैं फैब्रिक क्लॉथ कपड़े की जो रेंडरिंग है, ड्रेस की रेंडरिंग में उस पे करती हूँ, ट्रेसिंग पे करती हूँ। ये मेरा फाइनल पोर्टफोलियो है, जैसे कि आप साइज़ देख सकते हो, ये A3 साइज़ पे बना है। मैंने पूरा कोर्स फिनिश होने के बाद बनाया था। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है कलेक्शन का जो थीम है वो प्रिस्टीन है। और पहला इसमें कलेक्शन है अप्सरा। तो मैंने जो मैंने इलस्ट्रेशंस बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड के साथ फ़ोटोशॉप से एडिट करके यहाँ पे लगाया है। ये A3 साइज़ का, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ये पोर्टफोलियो है। और ये काम आता है जॉब्स के समय कि आप अपना जो कॉलेज में आपने क्या पढ़ाई की, कितना, यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, जो कपड़े से रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस रहते हैं। ये एंड्रू हैबर्न का लिटिल ब्लैक ड्रेस का थीम वाला कलेक्शन है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये एक ओवरव्यू होता है आपके डिज़ाइन जर्नी और लर्निंग जर्नी को आप शोकेस करते हो कि आपने क्या क्या सीखा। और इवन आपको जब ये इंटरव्यू में आप ले जाते हो तो इससे एक जो आपको रिक्रूटर होता है या इवन आप हायर एजुकेशन में भी जाते हो तो इसको आप शो करते हो, तो उसको एक ओवरव्यू मिलता है कि आपने क्या सीखा, आपकी नॉलेज कितनी डीप है, कितने हद तक है। तो ये मेरा कलेक्शन था। इसमें से 3 गारमेंट हम लोगों को बनाने थे। तो एक पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे कि ये A3 साइज़ का पोर्टफोलियो है। और मैं कुछ इंटरव्यूज़ में गई और इवन पर्ल अकेडमी में भी गई, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जो बाकी जितने भी थे मेरे साथ के, उन्होंने A4 साइज़ में उन्होंने पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन किया था और मैंने A3 साइज़ में। तो साइज़ उतना मैटर नहीं होता है पोर्टफोलियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। वीडियो वैल्यूबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। या कोई भी जिसको फैशन और इलस्ट्रेशंस में इंटरेस्ट है उसके साथ ज़रूर शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।